हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, फ़ंड रिक्वायरमेंट क्या है, आइटिनरी कैसे बनानी है, कवर लेटर हमने कैसे लिखना है। तो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी हाउ यू कैन अप्लाई द वीज़ा फॉर जापान। तो सबसे पहले हम जापान वीज़ा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया। तो वैसे ही जो जापान का जो वीज़ा है तो वो एम्बेसी में जब आपने अप्लाई करना है तो वो वीएफएस के थ्रू ही लगता है। वीएफएस ग्लोबल के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। तो ये हमने जापान की जो ऑफिशियल एम्बेसी की साइट है वो हमने ओपन की और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट वीएफएस। सो वीएफएस के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जापान एम्बेसी डायरेक्टली जो वीज़ा इंक्वायरीज हैं उनको डील नहीं करती। तो इसके बाद हम वीएफएस ग्लोबल की जो ऑफिशियल जापान की वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएंगे। एक बात का हमने ध्यान रखना है कि वीएफएस ग्लोबल जापान के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करती है, ऑथराइज्ड एजेंट है एम्बेसीज की। सो जब भी आप वीएफएस ग्लोबल की साइट खोल रहे हैं, लेट्स से कि गूगल पे सर्च करके, तो ये ध्यान में रखना है कि आपने जापान की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, वीएफएस की जो सब डोमेन है जापान की वहाँ पे जाना है, नहीं तो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो वीएफएस को ग्लोबल की जापान वेबसाइट पे जब आप पहुँचेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अप्लाई फॉर वीज़ा है, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर और प्रीमियम सर्विसेज है। तो इसमें से अपॉइंटमेंट वाला मैं आपको बता दूं कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं और आपने दिल्ली में अप्लाई करना होगा, इन दैट केस तो यू नीड नॉट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। आपने डायरेक्टली ही जो है दिल्ली की जो वीएफएस ग्लोबल एजेंसी है उसका जो सेंटर है डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं। अगर आप पंजाब हरियाणा से हैं, चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो चंडीगढ़ भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर आप साउथ इंडिया में हैं, बैंगलोर एम्बेसी में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी पड़ेगी, वो तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। पर उससे पहले वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक रिक्वायर्ड फॉर्म भरना होगा। तो सबसे पहले हम वो डिटेल्स देखते हैं। तो स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और आगे हमारे पास पेज आ गया अप्लाई फॉर वीज़ा। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो इसमें सबसे पहले हमने हमारा जो वीज़ा टाइप है वो आइडेंटिफाई करना है। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे और वीज़ा टाइप जो है उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा वीएफएस ग्लोबल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुंबई का जो कॉन्सुलेट जनरल है तो उसके लिए कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो सारी यहाँ पे दी हुई हैं। और अगर दिल्ली की बात करें तो जो दिल्ली की जो ज्यूरिडिक्शन है वो इन स्टेट्स के लिए है। इसी तरह से कोलकाता की अगर हम बात करें या चेन्नई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्टेट आपने अपना रिस्पेक्टिव कॉन्सुलेट जर्नल जो है वो सिलेक्ट करना है। दिल्ली के लिए आपने एम्बेसी सिलेक्ट करनी है। तो हम दिल्ली के हिसाब से यहाँ पे ये फॉर्म भर रहे हैं तो हम दिल्ली पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर। तो जब हम आगे आ गए तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगी वीज़ा टाइप। तो कौन सा वीज़ा हमने लेना है, तो इसमें अलग अलग वीज़ा ऑप्शंस हैं। टूरिज्म वीज़ा, स्टूडेंट ग्रेजुएट के लिए, बिजनेस वीज़ा, अगर आप रिलेटिव्स के पास जा रहे हो ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा इन अ केस जब आपकी फ़्लाइट कुछ देर के लिए हॉल्ट ले रही है जापान में। लॉन्ग टर्म स्टे, मेडिकल स्टे, जे फाइंड वीज़ा और बाकी हर तरह के जो वीज़ाज वो अवेलेबल है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं, टूरिज्म वीज़ा। इन केस आपने पहले विजिट किया है तो ये आपने ध्यान में रखना है, एप्लीकेंट विद ट्रैवल रिकॉर्ड टू जापान इन लास्ट 3 ईयर्स। तो आपने अकॉर्डिंगली चूज करना है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं टूरिज्म वीज़ा। जब आप टूरिज्म वीज़ा सिलेक्ट करेंगे तो नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ गई, वीज़ा अलाउज पीपल टू विजिट जापान फॉर अ हॉलीडे और रिक्रिएशन फॉर अ स्टे अप टू 90 डेज। सो मैक्सिमम 90 डेज की स्टे के लिए ये जो वीज़ा है हमें इशू किया जाता है।
वीज़ा की फ़ीस तो बहुत ही मिनिमम फ़ीस है जापान वीज़ा की। इंडियन के लिए यू कैन सी ये सिर्फ 500 रुपये फ़ीस है। उसके बिना कुछ फ़ीस जो है वो वीएफएस लेती है। वीएफएस अपने सर्विस चार्जेस लेती है जो कि 800 रुपये है। और इसके बिना अगर आपने कोरियर की सर्विसेज ऑप्ट करनी है, लाइक आपका वीज़ा लगने के बाद आपको पासपोर्ट घर पे भेज दिया जाए, तो इन दैट केस आपको एक्स्ट्रा जो कोरियर चार्जेस हैं वो 500 देने होंगे। तो अभी हम नवंबर 2024 की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ये चार्जेस हैं हमारे पास। और ये हमने इस चीज़ में ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग इन गुरुग्राम एंड चंडीगढ़ एंड लखनऊ, तो इन दैट केस हमने ये ध्यान में रखना है कि सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाने हैं फीस के लिए वीएफएस ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। और ये भी ध्यान रखना है कि हर एक एप्लीकेंट के लिए सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट होगा और सर्विस चार्जेस। तो पहला जो डिमांड ड्राफ्ट है वो वीज़ा फीस का बनेगा 500 रुपये का। दूसरा डिमांड ड्राफ्ट सर्विस चार्ज का बनेगा 800 रुपये का। और जहाँ तक बात है कोरियर चार्जेस की, तो ये ऑप्शनल है, ये आपकी इच्छा है अगर आप बनाना चाहते हैं। अगर आपने बाय हैंड कलेक्ट करना है अपना पासपोर्ट रिस्पेक्टिव वीएफएस सेंटर से तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको ये ड्राफ्ट जो है वो भी बनाना पड़ेगा। तो ये जो ड्राफ्ट जब हम बना लेंगे तो वही साथ में जमा होंगे। वैसे इन केस आपका अगर वीज़ा नहीं लगता तो जो रिफंडेबल होती है आपकी जो वीज़ा फीस है 500 रुपये, तो वेल सर्विस चार्जेस नॉन रिफंडेबल है। तो वेल नेक्स्ट हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। बहुत ही सिंपल लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट चाहिए वैलिड ऑब्वियसली, जिसमें के 2 ब्लैंक पेजेस चाहिए। अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट है, ओल्ड पासपोर्ट जो एक्सपायर हो गया था, तो वो भी हमें साथ में चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए कम से कम। उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ योर बायोडाटा पेज ऑफ करंट पासपोर्ट, तो करंट पासपोर्ट के फर्स्ट और लास्ट पेज की कॉपी जो है वो करवा लेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरना है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। एक फ़ोटो जो 6 मंथ में आपकी ली हुई हो फ़ोटो, उसकी डायमेंशंस की भी अभी बात करेंगे। कवर लेटर, एक कवर लेटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हालांकि लिखते हैं कि इफ़ एनी स्पेशल एक्सप्लेनेशन इज नीडेड, बट कवर लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कवर लेटर जो है वही बताती है कि आपकी आइटनरी क्या है, किस दिन आपने जाना है, कब आना है, आपका रीज़न क्या है, आपका स्टे कितनी देर का रहेगा। और इस चीज़ को भी वो जस्टिफाई करती है कि आप वहाँ पे परमानेंटली रुकने वाले नहीं हैं। आप जैसे ही वीज़ा की जो आपकी म्याद होगी, जो आपको टाइम दिया जाएगा, विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम आप वापस भी आ जाएंगे। तो उसके बाद आपकी फ़्लाइट टिकट्स या क्रूज़ शेड्यूल, उसके बाद आइटनरी, आपकी होटल्स की इन्फॉर्मेशन, और अगर आपकी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जापान में है तो, और लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न। तो वैसे तो 1 साल की ही मांगी गई है डॉक्यूमेंट्स में, बट इट विल बी बेटर कि आप पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स अटैच करो, क्योंकि जब आप वहाँ पे वीएफएस में जाते हैं तो वो भी यही सुजेस्ट करते हैं कि आप पिछले 3 साल की जो रिटर्न है वो अटैच करो। यहाँ तक बैंक स्टेटमेंट की बात है, ऑल्दो ये एज एन ऑप्शन बोला गया है, बट आई विल सुजेस्ट कि आप इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगाओ पिछले 6 महीने की। बैंक बैलेंस के बारे में जनरली बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं चाहिए होता जापान के लिए। तो जितने दिन का आपका स्टे है, तो लेट्स से आपका 5 दिन का स्टे है या 7 दिन का स्टे है, तो 2 से 2.5 लाख भी अगर आपके अकाउंट में मेंटेन्ड है तो वो भी ठीक है। अदरवाइज प्रेफरेबली रिकमेंडेड हमेशा यही रहता है कि कम से कम 5 या 6 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में रहे तो वो बेटर रहता है। आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं उसके लिए वो बेटर है। तो अगर एप्लीकेंट स्टूडेंट है या डिपेंडेंट है तो फिर कंसेंट चाहिए पेरेंट्स से। तो इन दैट केस रिटर्न जो है वो भी पेरेंट्स की ही लगेगी, और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं
जो आपको चाहिए इसमें जो कवर लेटर है, कवर लेटर हमने एक सैम्पल कवर लेटर बनाया है, तो वो मैं आपको यहाँ वीडियो में भी दिखाऊंगा और प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा, तो सो दैट उसको आप एज अ रेफरेंस यूज़ करके अपनी कवर लेटर जो है वो भी बना सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे करने हैं और उसके बाद फ़ोटो स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे 45 mm बाय 35 mm लिखा हुआ है, 70 to 80% फेस विजिबिलिटी, बट VFS जो है वो आज की डेट में जो है वो 2x2 की जो फ़ोटो है वो ले रहा है, 2 इंच बाय 2 इंच। तो वैसे ये 45x35 यहाँ पे शुरू से यही डायमेंशंस हैं, बट जब मैंने VFS विज़िट किया था तो उनका ये बोलना था कि हमारे पास जो है रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई है। तो खैर नॉट अ बिग इशू, आप वैसे 45x35 की भी लेके जा सकते हैं फ़ोटो, और VFS में वहीं पे ही उनके पास फोटोग्राफर वहीं पे ही होता है, वो आपको 5 से 10 मिनट में फ़ोटोग्राफ आपकी कैप्चर करके, अगर कोई साइज़ वेरी भी किया है, कोई नई इंस्ट्रक्शंस भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ोटो वहीं पे मिल जाती है। तो दिस इज़ नॉट अ बिग इशू, आप लेके 45x35 के जाइए, क्योंकि वही लिखा हुआ है और जो इनका फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर भी यही साइज़ मेंशन्ड है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं तो 5 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। ये जो 5 दिन है इसका मतलब है जब आपका फॉर्म एम्बेसी में पहुंच गया, तो लेट से आपने चंडीगढ़ में जमा करवाया फॉर्म और वो 3 दिन बाद एम्बेसी में पहुंचा, तो वहां पहुंचने से अगले दिन से 5 दिन शुरू होंगे। तो 5 दिन के अंदर जनरली आपका वीज़ा जो है उसका डिसीजन आ जाता है। वैसे तो सक्सेस रेट जो वीज़ा का है बहुत बढ़िया है जापान का। इन केस उनको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो आपको मेल कर देते हैं, तो मेल से मंगवा लेते हैं। अदरवाइज आपका वीज़ा लग जाता है और आपके रिस्पेक्टिव VFS सेंटर पे आपका पासपोर्ट वापस चला जाता है और वो आपको घर भेज देते हैं कोरियर के थ्रू, अगर आपने वो ऑप्शन चूज़ किया है तो। देन हम बात करते हैं वीज़ा फॉर्म की। तो ये हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे फ़ोटो 45x35 ही लिखा हुआ है, तो वो आप लगा सकते हैं। देन आपकी बेसिक डिटेल से हम शुरू करते हैं। सर नेम आपका आ गया, उसके बाद गिवन नेम आपका आ जाएगा एज पर योर पासपोर्ट। तो आफ्टर दैट कोई अलाइस अगर है वो आपने लिखना है यहाँ पे। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, मेल और फीमेल, मैरिटल स्टेटस आपका, उसके बाद नेशनैलिटी आ जाएगी। देन उसके बाद अगर इससे पहले कोई नेशनैलिटी आपकी थी तो वो हमने बता देना है। आईडी नंबर इश्यूड बाय योर गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर जो है वो भर सकते हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट टाइप, तो जो भी आपका पासपोर्ट टाइप है, ऑर्डिनरी है, ऑफिशियल है, सॉरी डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है या ऑर्डिनरी है, तो वो आप भर सकते हैं। प्लेस ऑफ इशू, देन डेट ऑफ इशू, तो इशूइंग अथॉरिटी आ जाएगी, डेट ऑफ एक्सपायरी और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर, तो इसकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पर्पज़ ऑफ विजिट, पर्पज़ ऑफ विजिट हम यहाँ पे टूरिज़्म लिख सकते हैं कि टूरिज़्म के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद इंटेंडेंट स्टे लेट्स से 5 डेज का है, और आफ्टर दैट हम डेट ऑफ जो है डेट ऑफ अराइवल यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स से 9 दिसंबर 2024। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जापान एम्बेसी है वो ये रिकमेंड करती है कि आप कम से कम एटलीस्ट 1.5 महीना पहले आप अप्लाई करिए आपका जो वीज़ा है, क्योंकि चाहे वर्किंग डे 5 ही उन्होंने लिखा है बट दैट इज़ मिनिमम टाइम, ये 30 से 40 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए कम से कम 1.5 महीना पहले आपकी विजिट शुरू होने से आपको ये अप्लाई कर देना चाहिए, सो दैट, क्योंकि कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ चाहिए होते हैं तो फिर वो मेल वगैरह करते हैं तो उसमें टाइम लग सकता है। तो पोर्ट ऑफ एंट्री मतलब सिटी की बात कर रहे हैं, टोक्यो जा रहे हैं, ओसाका जा रहे हैं, तो कहाँ पे आपकी फ़्लाइट जो है वो लैंड करेगी। तो नेम ऑफ द शिप और एयरलाइन, लेट्स से
कैथे पैसिफिक या फिर जापान एयरलाइन, जो भी आपकी एयरलाइन है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द होटल्स और पर्सन, तो यहाँ पे आपकी जो भी बुकिंग्स हैं आप वो बुकिंग्स लिख सकते हैं। तो लेट्स से कोई एक होटल जो है यहाँ लिख देते हैं, ग्लोबल होटल टोक्यो, ओके। उसका टेलीफोन नंबर, जो आपका होटल है जहाँ पे आपने बुकिंग करवाई है तो वो टेलीफोन नंबर देंगे, उसका होटल का कंप्लीट एड्रेस बताएंगे। तो डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस विजिट्स इन जापान, तो अगर आपने कोई पहले विजिट की है जापान में तो इन दैट केस आपने वो लिखनी है यहाँ पे विजिट, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, तो जो आपका पासपोर्ट का एड्रेस है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी। करंट प्रोफेशन, आपका जहाँ भी आप जॉब करते हैं, या अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस लिख देंगे, और साथ में अगर आप ऑनर हैं तो साथ में लिख देंगे ऑनर हैं। अदरवाइज अगर आप कहीं पे टीचर हैं, आप कहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो लिखेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, उसका टेलीफोन नंबर, एड्रेस। आफ्टर दैट इन केस माइनर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो फिर पेरेंट्स के प्रोफेशन यहाँ हमने लिखना होगा। उसके बाद गारंटर और रेफरेंस इन जापान, इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपका कोई एज सच नोन कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है जिसके पास आप जा रहे हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इनवाइटर को भी आप स्किप कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको कभी कन्विक्ट तो नहीं किया गया क्राइम के लिए, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नो ही रहते हैं, बट चलो इन सम केस अगर किसी का कभी कोई इश्यू हुआ है, कहीं से डिपोर्ट किया गया है, तो वो आपको यहाँ पे बताना चाहिए। सो डेट ऑफ द एप्लीकेशन, जिस दिन आप भर रहे हैं, और आपके सिग्नेचर, दैट्स इट। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है जो आपने भरना है। इसके साथ आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच करेंगे, आपका पासपोर्ट लगाएंगे, बायोडाटा की जो कॉपी है आपकी करंट पासपोर्ट की वो लगाएंगे, वीज़ा फॉर्म जो अभी हमने भरने की बात की वो लगाएंगे, एक फ़ोटोग्राफ, कवर लेटर, और डॉक्यूमेंट जो डिफाइन करेगी आपकी फ़्लाइट्स को। तो आप डमी टिकट्स भी लगा सकते हैं, वैसे डमी टिकट्स अगर आप लगा देंगे तो उससे भी वीज़ा एक्सेप्टेंस चांसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइटनरी आपकी लगाएंगे आप साथ में, और इनकम टैक्स रिटर्न। अब बात करते हैं कवर लेटर की। तो ये एक सैम्पल कवर लेटर है हमारे पास। तो वीज़ा ऑफिसर को हम लिख रहे हैं एम्बेसी ऑफ जापान की, तो कब से लेके कब तक आपने जाना है, वीज़ा एप्लीकेशन उसके लिए है। तो आई एम बेरर ऑफ दिस एंड दिस, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, कहाँ पे मैं रह रहा हूँ और कब से कब मैं जापान में जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ पे एम्प्लॉयड हूँ, और परमानेंट बेसिस, रेगुलर बेसिस, जहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो विजिट जो जापान की, यहाँ पे हम इसको कंसाइजली ब्रीफ कर रहे हैं कि क्यों जाना चाहता हूँ सबसे पहले, और फिर प्लान क्या है, तो वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, सो दैट जो वीज़ा ऑफिसर है वो हमारी एप्लीकेशन को अप्रोप्रिएटली समझ सके। तो इसके लिए थोड़ी सी पहले रिसर्च करनी ज़रूरी है, जिसको हम यूज़ कर सकें इस आइटनरी को बनाने के लिए। ये जो आइटनरी मैंने बनाई हुई है ये 5 दिन के हिसाब से बनाई हुई है। अगर आप 5 दिन जापान में स्टे कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये आइटनरी है कि 12 तारीख को रात को वहाँ पहुँच के, और 17 सुबह की फ़्लाइट है। तो उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि इससे पहले भी मैंने कुछ विजिट्स की हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो वो और भी इस चीज़ को सॉलिड करता है कि आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाते रहते हैं, ट्रैवलिंग आप एज अ टूरिस्ट करते हो और वापस अपने कंट्री भी आते हो। क्योंकि जितने भी कंट्री, चाहे वो जापान है, चाहे कनाडा है, चाहे यूएस है, तो वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपका प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप पहले भी जा रहे हो, या फिर आप इसको वहाँ पे सेटल होने के लिए तो नहीं यूज़ कर रहे। ऑल दो जापान में लोग इतना नहीं जाते इस काम के लिए, तो हाउएवर इट विल बी बेटर अगर आप इस चीज़ को डिफेंड कर सको। तो उसके बाद कि जो हमें जापान जा तो रहे हैं लेकिन वापस आने के रीज़न भी हम इस पैरा में बता रहे हैं कि दीज आर द रीजंस, मेरी मैरिज हो चुकी है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, और मुझे छुट्टी इतनी देर की मिली है तो मैंने वापस आना है। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने साथ में अटैच करने हैं उसके बारे में यहाँ बताएंगे और उनकी एक लिस्ट बना देंगे कि सबसे पहले ट्रैवल आइटनरी, फिर वीज़ा फॉर्म, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस। ये चीज़ भी ज़रूरी है क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस हमें चाहिए होता है, तो वो आप पॉलिसी बाजार वगैरह वहाँ से सर्च करके जहाँ से भी सस्ता मिलता है आप ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट, फोटोज़, एनओसी, अगर आप का कोई एम्प्लॉयर है, कहीं जॉब करते हैं, तो पासपोर्ट और ओल्ड पासपोर्ट भी साथ में जाएगा आपका। दोनों पासपोर्ट जमा होंगे वीएफएस पे, दोनों पासपोर्ट ही एम्बेसी भेजे जाएंगे इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर वो वापस आपको भेज दिए जाएंगे वंस द वीज़ा एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड। तो उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे कवर लेटर को। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द कवर लेटर। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ देन यू विल विजिट द वीएफएस ग्लोबल सेंटर। अगर चंडीगढ़ में आप जाना है तो चंडीगढ़ में जो एलांटे मॉल है, एलांटे मॉल में इनका ऑफिस है, तो वहाँ पे आप जाके सबमिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एप्लीकेशन 3 बजे तक आफ्टरनून में सबमिट होती है। तो दिल्ली का मुझे आइडिया नहीं कितने बजे तक है, पर चंडीगढ़ क्योंकि मुझे चंडीगढ़ पास पड़ता है और वहीं पे मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ पे 3 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो एम्बेसी वहाँ पे आपके जो वीएफएस की साइट है वहाँ पे आपको उन सेंटर्स के सभी के जो टाइमिंग्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं। तो वेल, दिस इज ऑल अबाउट द टूरिस्ट वीज़ा ऑफ जापान। तो वन थिंग लास्ट इज दैट कि वैसे तो अप्रैल में जापान ने स्टिकर वीज़ा जो है उसकी बजाय ई वीज़ा शुरू कर दिया था। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टिकर वीज़ा बंद हो गया है। तो लाइक इन माय केस स्टिकर वीज़ा मुझे इश्यू हुआ था। ये भी हो सकता है कि आपकी जो पासपोर्ट है उस पर स्टिकर लग के आए, और ये भी हो सकता है कि आपको बाय मेल वीज़ा आ जाए और पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाए। तो इन एनी केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है फिर उस पर एक रिजेक्शन की स्टैंप जरूर लग जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द जापान टूरिस्ट वीज़ा फॉर इंडियंस। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।